This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. कोविड का टाइम यानी 2020 का साल हम सभी की जिंदगी में बहुत ही बुरा और मुश्किल भरा रहा। इस आपदा के समय में लोगों के अलग अलग रूप देखने को मिले। कुछ ने इस मुसीबत के समय में दूसरों की जी जान से मदद की और वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो दूसरों को लूटने में लगे हुए थे। महंगी दवाइयाँ, इलाज, एम्बुलेंस के नाम पर लूट हो या किसी को घर पहुँचाने के नाम पर मनचाहा किराया लेना, ऐसी बहुत सी बातें हमें देखने को मिली। कोरोना टाइम में जहां नॉर्मल क्राइम रेट में भारी गिरावट देखने को मिली, वहीं कई आम लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसी मौके का फायदा उठाकर कई क्राइम भी कर डाले। कोरोना के टाइम में हुई क्राइम के कई केसेस की कहानियां हमने भी सुनाई हैं। ऐसी ही है आज की कहानी। अब क्योंकि कोरोना में कोई लाश को छूता नहीं था, ऐसे में इस शख्स ने खुद ही लाश बनने का फैसला कर लिया। जहाँ कोरोना का फायदा उठाकर एक शख्स ने अपनी ही मौत का नाटक रच डाला। उसके इस फैसले ने किसी की जिंदगी बुरी तरह तबाह कर दी। आज की हमारी कहानी है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक लड़की रहा करती थी, हर्षा नाम की। उसके परिवार में माता पिता थे। 5 भाई बहनों में हर्षा सबसे छोटी थी। पिता सरकारी नौकरी में थे। रिटायरमेंट के कुछ ही समय बाद पिता की मौत हो गई और उम्र के इस पड़ाव पर बुजुर्ग माँ भी बीमार रहने लगी। हर्षा से बड़े सभी भाई बहनों की शादी हो चुकी थी। अब घर में सबको हर्षा की शादी की चिंता थी। माँ भी यही चाहती थी कि उनके सामने बेटी की शादी हो जाए और अब हर्षा के लिए लड़के की तलाश शुरू की गई और आखिर ये तलाश खत्म हुई। हर्षा के लिए राहुल नाम के एक लड़के को पसंद किया गया। उसका बड़ा भाई अपने परिवार के साथ एमपी के ही नर्मदापुरम में रहता था। वहीं के किसी जानकार के थ्रू राहुल का रिश्ता हर्षा के लिए आया था। राहुल अपनी माँ के साथ दिल्ली में रहता था। उनका अपना मकान था और वहीं राहुल की अपनी मोबाइल शॉप भी थी। ये सब जानने के बाद हर्षा के घर वालों को राहुल का रिश्ता पसंद आ गया। रिश्ता तय होने के बाद दोनों की सगाई कर दी गई। शादी में अभी टाइम था, पर शादी से कुछ दिन पहले ही राहुल ने एक डिमांड रखी कि उसे शादी में एक बाइक चाहिए, जिसकी कीमत 80 से 1 लाख के करीब थी। जब हर्षा को राहुल की इस डिमांड का पता चला तो वो परेशान हो उठी कि जो शख्स शादी से पहले ऐसी डिमांड रख रहा है तो शादी के बाद क्या होगा। उसने घर वालों से राहुल की मांग पूरी न करने और इस शादी से भी इनकार करने को कह दिया। पर जैसा कि अक्सर होता है, भारत में अरेंज मैरिज के मामले में लड़की की राय मायने नहीं रखती और खासकर लेन देन के मामलों में। यहाँ भी यही हुआ। राहुल की मांग घर वालों के लिए भी अजीब थी, लेकिन बीमार माँ, उसका एक ही सपना था कि बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। तो उन्होंने राहुल की इस मांग को पूरा करने का फैसला किया और किसी तरह से समझा बुझाकर 2018 में हर्षा की शादी राहुल से कर दी गई। शादी के बाद कुछ दिनों तक हर्षा और राहुल बड़े भाई के घर पर ही रहे। सारी रस्में होने के बाद हर्षा और राहुल दिल्ली चले आए। पर दिल्ली आते ही हर्षा को गहरा झटका लगा जब उसे पता चला कि राहुल का कोई बड़ा घर नहीं है, बल्कि उसका अपना घर है ही नहीं। वो एक छोटे से किराए के घर में रहता था। साथ ही वो एक छोटी सी शॉप में काम करता था। उसकी अपनी कोई मोबाइल शॉप नहीं थी। यानी इस शादी में कई झूठ बोले गए थे। अब राहुल की सच्चाई जानकर हर्षा टूट गई, पर वो क्या करती। उसकी शादी हो चुकी थी और अब वो घर वालों से क्या कहती। मायके में उसके पिता नहीं थे, माँ बीमार थी। वो अपने भाई और भाभीयों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। अब ये भी हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है, जहाँ 90% लड़कियों को बिना उनकी राय जाने ही शादी कर दी जाती है, जैसे बस एक जिम्मेदारी निभानी हो। उसके बाद ससुराल में उसके साथ क्या होता है, अगर उसे वहाँ इज्जत या अपनापन नहीं मिलता तो इसे लड़की की बुरी किस्मत ही मान लिया जाता है। पर ऐसे में लड़कियों की मायके से सारी उम्मीदें ही खत्म हो जाती हैं और अक्सर लड़कियां यही सोचकर ससुराल में ही सब कुछ सहती रहती हैं। कुछ ऐसा ही हर्षा ने भी सोचा। अपना घर नहीं था, पति की कोई खास इनकम भी नहीं थी, पर उसने इसे ही अपनी किस्मत मानकर सब्र कर लिया। लेकिन राहुल इतने पे ही नहीं रुका। समय के साथ साथ उसका व्यवहार भी बदलता जा रहा था। वो कोई भी काम धंधा टिककर नहीं करता था। घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। अब तो उसने हर्षा को ही मायके से पैसे लाने के लिए कहना शुरू कर दिया। जब भी हर्षा इसके लिए मना करती तो वो हर्षा से मारपीट भी करने लगा था। यूं ही टाइम बीतता जा रहा था। इसी बीच हर्षा प्रेग्नेंट हो गई। तब उसे लगा कि शायद अब राहुल में कोई बदलाव आएगा, कि शायद बच्चा आ जाने से उनके रिश्ते में कुछ सुधार होगा। हर्षा ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में पैसों की जरूरत और जिम्मेदारियां बढ़ने के बावजूद राहुल के बर्ताव में कोई फर्क नहीं था।
वो अभी भी लगातार हर्षा से पैसों की डिमांड कर रहा था कि वो अपने मायके से पैसे लेकर आए ताकि वो कोई अपना बिजनेस शुरू कर सके। हर्षा ये सब चुपचाप सह रही थी। अब बेटा होने के कुछ महीनों बाद ही राहुल ने कहा कि हम दिल्ली छोड़कर नर्मदापुरम में जाकर रहेंगे, क्योंकि वहाँ उसके बड़े भाई और मामा भी रहते हैं। उन्हीं की मदद से वो वहाँ कुछ बिजनेस करना चाहता है। हर्षा भी इसके लिए तैयार हो गई। उसने सोचा कि शायद जगह बदलने से उसकी किस्मत भी बदल जाए और हो सकता है कि राहुल की सोच में भी थोड़ा फर्क आए। अब ये लोग दिल्ली से नर्मदापुरम शिफ्ट हो गए। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर वहाँ जाकर भी राहुल का किसी काम में मन नहीं लगा। वो वहाँ भी टिककर कोई काम नहीं कर रहा था और इसके साथ ही उसने हर्षा से फिर से मारपीट शुरू कर दी। अब एक दिन हर्षा के सब्र का बांध टूट गया और वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई, जहां उसने राहुल के खिलाफ मारपीट की कंप्लेंट कर दी। हर्षा के पुलिस स्टेशन पहुंचने से राहुल घबरा गया। वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां उसने हर्षा से माफी भी मांगी और कहा कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। पुलिस ने भी उस वक्त दोनों को समझा बुझाकर घर भेज दिया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। इसी बीच हर्षा एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई और इसी के साथ राहुल का हर्षा के साथ मारपीट करना भी शुरू हो गया। ऐसी हालत में भी वो हर्षा को मारता था। एक बार उसने शराब के नशे में हर्षा को बुरी तरह से पीटा और घर से निकाल दिया। अब हर्षा के बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। वो बेटे को लेकर अपने मायके भोपाल पहुंच गई, लेकिन इस बार ज्यादा मारपीट की वजह से हर्षा का मिसकैरेज हो गया, जिससे वो बहुत दुखी थी। वहां पहुंचकर उसने माँ और भाई को सारी बात बताई कि किस तरह से कितने झूठ बोलकर ये शादी की गई थी। ना तो राहुल के पास कोई काम धंधा था और ना ही उसका कोई अपना घर था। शादी के बाद से ही हर्षा के साथ हो रही मारपीट और दहेज की मांग की पूरी कहानी उसने अपने घर वालों को बताई। घर के लोग ये सब सुनकर हैरान रह गए। आपसी सलाह मशवरे के बाद हर्षा ने राहुल से तलाक लेने का फैसला कर लिया और वो कोर्ट पहुंच गई। 14 फरवरी 2020 वैलेंटाइन के दिन हर्षा ने भोपाल कोर्ट में राहुल के खिलाफ डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करा दिया। हर्षा के साथ उसका बेटा था। वो कोई जॉब नहीं करती थी और उसके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं था, इसीलिए इस केस में राहुल से कुछ रकम एलिमनी के तौर पर भी मांगी गई थी। अब जैसे ही कोर्ट में पेश होने का ऑर्डर राहुल के पास पहुंचा तो वो बुरी तरह घबरा गया। उसके सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। अब वो भागा भागा भोपाल पहुंचा और उसने एक बार फिर से हर्षा से माफी मांगनी शुरू की। राहुल हर्षा को मनाने में लगा था कि वो केस वापस ले ले, पर इस बार हर्षा ठान चुकी थी कि उसे राहुल से अलग होना है। राहुल जब कोर्ट नहीं पहुंचा तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो गया। मजबूरन राहुल को कोर्ट में पेश होना पड़ा। पहली पेशी में ही अदालत ने आदेश दे दिया कि जब तक इस केस का कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक राहुल हर्षा को गुजारे भत्ते के रूप में 50,000 रुपए देगा। मरता क्या ना करता, राहुल ने किसी तरह से 50,000 रुपए का इंतजाम किया और कोर्ट में जमा करवा दिए, पर इसके आगे की राह बहुत मुश्किल थी। राहुल पर दहेज उत्पीड़न और डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज था। इस मामले में कभी भी उसकी गिरफ्तारी हो सकती थी। यहाँ हर्षा का केस बहुत स्ट्रॉन्ग था और राहुल अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मार्च के महीने में भी कोर्ट की 1-2 डेट पड़ी जिसमें राहुल भी पेश हुआ। ये केस चल रहा था कि तब तक देश में कोरोना की शुरुआत हो चुकी थी और 23 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। इसके बाद सब तरह के कामकाज ठप हो गए। कोर्ट कचहरी भी बंद हो गए। जो केस जहां थे वहीं अटक गए। इसमें हर्षा और राहुल के तलाक का केस भी था। उनके केस की सुनवाई भी बंद हो गई। हर्षा भोपाल में थी और राहुल नर्मदापुरम में रह रहा था। पूरे देश का बुरा हाल था। लोग यूं ही मर रहे थे। शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसके घर या जानकार रिश्तेदारों में कोई कोरोना का शिकार ना हुआ हो। हॉस्पिटल्स में मरीजों की भारी भीड़ थी। लोग अपनों से दूर डॉक्टर्स के भरोसे पर ही थे। डेली सैकड़ों लोग मर रहे थे। मरने के बाद भी घर वालों को उनका मुंह देखना भी नसीब नहीं था। लाशों को सीधा हॉस्पिटल से शमशान घाट या कब्रिस्तान तक यूं ही पहुंचा दिया जाता था और उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था, और इसके लिए भी लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी। मरने वालों के घर कोई शोक के लिए भी नहीं आता था। रिश्तेदार और पड़ोसी तो छोड़ो, घर वाले भी कभी कभी बॉडी को देख नहीं पाते थे। इस समय में हर्षा भोपाल में अपने मायके में ही रह रही थी। उसके केस की सुनवाई बंद पड़ी थी। 2020 का साल यूं ही बीत रहा था। इसी दौरान हर्षा के पास राहुल के वकील का फोन आया कि 1 महीने पहले राहुल को कोरोना हो गया था और उसका इलाज नर्मदापुरम के ही अस्पताल में चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों पहले ही उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके चलते राहुल की मौत हो चुकी है। हर्षा ये खबर सुनकर बहुत दुखी हुई। आखिर राहुल उसका पति था और उसके बेटे का पिता भी।
तलाक अभी तक हुआ नहीं था। जब उसने पूछा कि उसे पहले मौत की खबर क्यों नहीं दी गई, तो वकील ने ये कहा कि कोरोना की वजह से कोई भी उससे मिल नहीं पाया। मरने के बाद घर वालों को भी लाश को छूने की इजाजत नहीं थी, इसीलिए जल्दबाजी में यूं ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब ये खबर सुनकर हर्षा खूब रोई हुई। वो अब विधवा हो चुकी थी, उसके साथ उसका बेटा भी था जो अभी बहुत छोटा था, और कोरोना के चलते वो नर्मदापुरम भी नहीं जा पाई। उसने फ़ोन पर ही अपनी सास से बात की। अभी तक तो वो यही सोच रही थी कि राहुल से मिलने वाले पैसे से वो अपना गुजारा कर लेगी, लेकिन अब उसकी मौत के बाद कुछ नहीं हो सकता था। उसे अकेले ही अपनी और बेटे की ज़िंदगी संभालनी थी। अब हर्षा ने इसे ही अपनी किस्मत मान लिया और धीरे धीरे वो अपनी जिंदगी में उलझ कर रह गई। 2021 में कोरोना की दूसरी लहर आई, उसमें भी लोगों का बुरा हाल था, पर इस दूसरी लहर में लोगों को ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए देखा गया। समय बीत रहा था, हर्षा अतीत को भुलाकर अपनी आगे की जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। उसके केस का कोर्ट में क्या हुआ वो भूल चुकी थी। पति राहुल के मरने के बाद उसने इस मामले में कोई कोशिश भी नहीं की। यूं ही 2021 और 22 बीत गया और 2023 का साल आ गया। नर्मदापुरम में जब हर्षा राहुल के साथ रहती थी, तब वहां उसकी कई पड़ोसियों और ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों से जान पहचान हो गई थी। राहुल से तलाक के केस के चलते उसने इन सब से दूरी बना ली थी। 2023 में उसे नर्मदापुरम में ही रहने वाले एक जानकार से फोन पर खबर मिली कि उसके जेठ यानी राहुल के बड़े भाई की बीमारी के चलते मौत हो गई है। अब हर्षा के लिए खबर चौंकाने वाली थी। उसे बहुत दुख हुआ कि 2-2.5 साल पहले ही राहुल की मौत हुई थी और अब उसके बड़े भाई की भी बीमारी के चलते मौत हो गई। राहुल की मौत के समय तो वो ससुराल नहीं जा पाई थी, सिर्फ फोन पर ही उसने अपनी सास से बात की थी। पर अब देश में हालात नॉर्मल हो चुके थे, तो उसने नर्मदापुरम जाने का फैसला कर लिया। जून के महीने में वो अपने जेठ के घर नर्मदापुरम पहुंच गई। घर में अभी भी कई रिश्तेदार थे, लेकिन सभी हर्षा को वहां देखकर बुरी तरह से चौंक उठे और वो सभी हर्षा को देखकर कुछ बातें करने लगे। पर ये गम का माहौल था। हर्षा सभी से मिली और उसने अपना शोक भी जताया। इसी बीच एक पुरानी जानकार मिलने के लिए उसके पास जा पहुंची। उसने हालचाल पूछा, फिर अचानक उसने कहा कि तुम इतने सालों बाद आई हो, राहुल से मिली हो क्या? हर्षा ये सुनकर चौंक उठी। अब उस महिला ने फिर से पूछा कि अब तो तुम दोनों अलग हो गए हो, वो तो अपनी जिंदगी में खुश है, तुम्हारी जिंदगी कैसी कट रही है? अब हर्षा उसके इन सवालों से बुरी तरह से बौखला गई कि आखिर ये महिला क्या बोले जा रही है। उसने गुस्से में उस महिला से कहा कि यहाँ ऐसा माहौल है और आप क्या बकवास कर रही हैं? अभी राहुल को गए 2 साल ही हुए हैं, मैं और मेरा बेटा अकेले रह गए हैं, ऐसे में मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? अब उसकी बातें सुनकर वो महिला घबरा गई। उसे कुछ समझ नहीं आया और वो हर्षा से माफी मांगने लगी कि अच्छा शायद कोई गलतफहमी हुई है। वो वहाँ से सकपकाकर उठकर चली गई। लेकिन यहाँ से हर्षा के दिमाग में कई सवाल उठ खड़े हुए कि ये सब क्या था? जरूर कोई राज है, नहीं तो वो महिला ऐसा क्यों कहती? उसने 2 साल पुरानी सारी बातें याद करना शुरू किया कि किस तरह अचानक फोन पर उसे राहुल की मौत की खबर दी गई थी। कोरोना की वजह से कोई भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ था। सास ने फोन पर राहुल की मौत की पुष्टि भी की थी, लेकिन अब ये महिला कह रही थी कि वो तुमसे अलग होकर काफी खुश है, वो यानी राहुल। पर ये कैसे हो सकता था? अब उसने चुपचाप नर्मदापुरम में ही कुछ अपने और जानकारों से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत के बाद उसे जो कुछ भी पता चला वो बहुत ही शॉकिंग था, जिसने हर्षा को हिला कर रख दिया। वो गुस्से में सीधा अपनी सास के पास पहुंची और उनको धमकाते हुए पूछा कि राहुल की मौत का सच क्या है? अगर आपने सच नहीं बताया तो मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी। अब पुलिस की धमकी से वो बुजुर्ग सास डर गई। तब उन्होंने 2 साल पहले हुई राहुल की मौत पर से पर्दा उठाया और एक चौंकाने वाली कहानी सुनाई कि फरवरी 2020 में जब हर्षा ने राहुल पर केस दर्ज किया था, तो साथ ही उसने मेंटेनेंस के तौर पर एक रकम की मांग भी की थी। राहुल के वकील ने उसे बताया था कि ये केस तो लंबा चलेगा और हर्जाना देना ही पड़ेगा। डॉरी और डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, तो हो सकता है कि राहुल और उसके घर वालों को जेल भी जाना पड़े। वकील का यही कहना था कि डॉरी केस में कोर्ट की हमदर्दी ज्यादातर महिलाओं के साथ ही होती है। राहुल वकील की बातों से बहुत परेशान और घबराया हुआ था। हर्जाने के तौर पर पहली रकम 50,000 का उसने किसी तरह से इंतजाम किया था, पर उसे पता था कि वो आगे हर्षा को पैसे नहीं दे पाएगा, या यूँ कहें कि वो हर्षा को कुछ देना ही नहीं चाहता था, जिसकी पीछे की वजह कुछ और ही थी। दरअसल तलाक के इस केस के बीच में ही कोरोना आ गया और देश में लॉकडाउन लग गया। राहुल वैसे ही कोई काम धंधा नहीं करता था।
अब घर में खाली बैठे बैठे उसने मोबाइल में PUBG गेम खेलना शुरू कर दिया। इसी ऑनलाइन गेमिंग के दौरान उसकी जान पहचान दिल्ली की कोमल अरोड़ा नाम की महिला से हो गई। वो भी शादीशुदा थी, उसकी अपने पति से बनती नहीं थी और इत्तेफाक देखिए कि इस वक्त उसका भी अपने पति से तलाक का केस चल रहा था और वो भी अपने पति से अलग रह रही थी। अब राहुल और कोमल दोनों एक ही सोच समझ के लोग थे। दोनों की शादीशुदा जिंदगी एक जैसी ही चल रही थी। इन दोनों में जान पहचान हुई, बातचीत बढ़ी तो जल्दी ही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। इधर राहुल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, पर लॉकडाउन लगने की वजह से वो अभी तक बचा हुआ था और अब उसे कोमल से प्यार हो गया था। इसे हर्षा की खुशकिस्मती कहें या कुछ और कि हर्षा को अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए राहुल और कोमल ने मर्डर जैसा कोई प्लान नहीं सोचा। उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। कोरोना के टाइम में लोगों को यूं मरते देख काफी सोच विचार के बाद राहुल ने अपनी ही मौत का नाटक रचने का फैसला किया। उसने अपने माँ, भाई भाभी और नजदीकी रिश्तेदार यानी नर्मदापुरम में ही रहने वाले अपने मामा को भी इस योजना में शामिल किया। उसने सबको कन्विंस किया कि केस काफी लंबा चलेगा, बहुत सारा पैसा चाहिए होगा और ऐसे में अगर सबको जेल हो गई तो क्या होगा। तो इस सब से बचने का एक ही तरीका है कि अगर सबको कह दिया जाए कि राहुल की कोरोना के चलते मौत हो गई है तो ना तो कोई देखने आएगा और मरने की खबर के बाद केस भी बंद हो जाएगा, जिससे उन्हें हर्षा को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। सबको कह दिया जाएगा कि अंतिम संस्कार भी हॉस्पिटल वालों ने ही कर दिया था। बस एक झूठी खबर फैलानी है जिससे इन सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। उसकी बातें सुनने के बाद माँ और भाई भी कानूनी पचड़े से बचने के लिए और बेटे को जेल से बचाने के लिए उसकी योजना में शामिल हो गए। राहुल के वकील के थ्रू हर्षा तक ये झूठी खबर पहुंचा दी गई, जो काम भी कर गई। इस खबर को सच भी मान लिया गया और कोरोना प्रोटोकॉल के चलते कोई मिलने भी नहीं आया, जिसका नतीजा ये हुआ कि केस लगभग बंद हो गया। अब हर्षा से छुटकारा मिल गया और उसे कुछ भी पैसा देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हर्षा तक ये खबर पहुँचाने के बाद राहुल और उसके परिवार ने बाकी रिश्तेदारों से यही कहा कि राहुल और हर्षा का तलाक हो गया है और वो बेटे को लेकर अपने मायके चली गई है और रिश्तेदारों ने भी उस बात को मान लिया। इस खबर के 2-3 महीने के बाद ही राहुल ने कोमल से शादी कर ली थी। अब ये दोनों नर्मदापुरम में ही एक घर किराए पे लेकर रह रहे थे और अब तक इन दोनों की एक बेटी भी हो चुकी थी। उधर हर्षा पिछले 2-2.5 सालों से एक विधवा की जिंदगी जी रही थी, क्योंकि केस के बीच में ही राहुल के मौत की खबर आ गई थी, इसीलिए उसे कोई और हर्जाना या एलिमनी नहीं मिली थी। उसने कोर्ट जाना बंद कर दिया था, क्योंकि अब उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी कि अब वो आगे अपनी जिंदगी कैसे संभालेगी और अपने बेटे को कैसे पालेगी। वो इन्हीं सब में उलझी हुई थी। 2023 में जेठ की मौत की खबर के बाद हर्षा के अचानक अपने ससुराल पहुँच जाने से राहुल की इस झूठी कहानी का खुलासा हुआ। ससुराल वालों को हर्षा के वहां आ जाने की कोई उम्मीद नहीं थी। हर्षा को वहां देखकर सभी चौंक पड़े थे। अब हर्षा तो बेचारी अपनी भलमानसता में वहां पहुंच गई थी। उसे नहीं पता था कि इतनी बड़ी शॉकिंग खबर उसका वहां इंतजार कर रही है। अब सास से सारी सच्चाई जानने के बाद हर्षा ने कोमल का नंबर लेकर उसे फोन किया, पर हर्षा से बात करने के बाद भी वो डरी नहीं, उल्टा वो हर्षा को ही धमकाती रही कि वो उसके पति से दूर रहे। अब हर्षा नर्मदापुरम में पुलिस स्टेशन पहुंच गई और वहां उसने रिपोर्ट लिखाई कि उसका पति जिसे 2.5 साल पहले मुर्दा घोषित कर दिया गया था, वो जिंदा है और बिना तलाक के दूसरी शादी करके रह रहा है। लेकिन पुलिस के राहुल तक पहुंचने से पहले ही राहुल फरार हो गया। लेकिन जब कोमल से पुलिस ने बात की तो वो उल्टा हर्षा पर ही इल्जाम लगाने लगी कि हर्षा राहुल को मेंटली टॉर्चर करती थी, इसीलिए राहुल ने उसे छोड़ा है। कोमल ने पुलिस को बहकाने की बहुत कोशिश की कि उन दोनों ने शादी नहीं की है, बल्कि वो लिव इन में रह रहे हैं, पर उनके घर से उन्हें शादी से जुड़े हुए कई सबूत भी मिले। पुलिस राहुल की तलाश कर रही थी, पर 2023 में इस खबर की चर्चा में आने के बाद केस का क्या हुआ और राहुल की गिरफ्तारी हुई या नहीं, इस मामले में कोई भी अपडेट नहीं मिल पाई है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।